हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहते होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं लगातार आप लोगों के लिए क्लास 10th का फिजिक्स का क्लास ला रहा हूँ इस चैनल पे, बीटीसी स्टडी पे, जहां आप लोग देख सकते हैं इसमें आसान शब्दों में बताया गया है और जल्द ही इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा फ्री में। तो 1 से 2 दिन में, 3 दिन लग जाए या 4 दिन भी लग सकता है, मैं क्लास 12th का भी फिजिक्स स्टार्ट कर दूंगा इस चैनल पे। क्लास 12th का भी फिजिक्स इसी तरह से बहुत ही आसान शब्दों में तोड़ के बताया जाएगा, एक भी शब्द को नहीं छोड़ा जाएगा, एक भी कठिन शब्द आएगा उस पर भी विश्लेषण किया जाएगा। बच्चों, आप लोग ध्यान से देखने का काम करेंगे। जो बच्चे क्लास 10th या 12th में, 9th या फिर 11th में, अगर इनमें से 9th to 12th में है तो उन तक ये हमारे वीडियोज को पहुंचाएं, उन्हें बताएं हमारे इस चैनल का नाम, ताकि उन्हें भी पढ़ने के लिए अच्छी से अच्छी कंटेंट, अच्छी से अच्छी पीडीएफ भी मिले, उन्हें आसान शब्दों में मिले और अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके वो। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं दर्पण फॉर्मूला, इनको प्रूव करना है हमें। तो देखिए, हम सबसे पहले एक अवतल दर्पण का सूत्र बना लेंगे, सूत्र नहीं, ये फिगर बना लेंगे और फिर उसमें हम वस्तु को देखेंगे, रख करके उसका प्रतिबिंब बना लेंगे, हम फिर देखेंगे। तो इसके लिए हमें एक स्टिक का जरूरत पड़ेगा। तो हम फिर से एक स्टिक ले लिए हैं। तो घबराना नहीं है इसमें, डरना नहीं है, क्योंकि इसका यूज हम लोग ऑनलाइन में नहीं करना है हमें। अगर यूज करना होगा तो देख लेंगे थोड़ा ऑफलाइन में, थोड़ा बहुत। तो चलते हैं थोड़ा सा सूत्र की तरफ, फिगर की तरफ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अवतल दर्पण जो है उनका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। तो देख सकते हैं एक दर्पण बनाए हम, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, तो मतलब धंसा हुआ भाग इधर से है, तो ये परावर्तक सतह मान लेते हैं और इसका बाहरी सतह जो हो जाएगा ये इस प्रकार से कुछ रचित हो गया। अब जो है अब एक प्रधान अक्ष हमें खींच लेना है, तो हम एक प्रधान अक्ष खींच लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ये हमारा एक प्रधान अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया और ये मुख्य फोकस हो गया, उसके साथ साथ ये वक्रता केंद्र हो गया। अब देखिए, वस्तु को जो रखा जाएगा वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाएगा। तो चलिए हम लोग रख लेते हैं। ये हो गया हमारा वस्तु, नाम देना है तो हम लोग दे सकते हैं ए बी। ये ए बी वस्तु हो गया। अब किरण जो है इस वस्तु से टकराएगी, यानी प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी और दर्पण से भी टकराएगी। ये किरणें कुछ इस प्रकार से टकराई। अब टकराने के बाद ये पुनः जो है वापस लौटेगी। तो हमें बताइए आप लोग कि प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली सभी किरणें किससे होकर निकलती है। तो वो प्रधान अक्ष की एक बिंदु है, वो जिस बिंदु से निकलती है उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। या हम बोल सकते हैं कि ये किरणें मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से ये निकल जाएगी। फिर देखिए, एक किरण जो है, फिर से एक किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। एक किरण कुछ इस प्रकार से वक्रता केंद्र से होकर यानी वस्तु से टकराएगी और वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। कुछ इस प्रकार से। अब आप लोगों को पता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सभी किरणें परावर्तन के बाद इसी पथ पर पुनः वापस लौट जाती है। तो इसी पथ पर ये वापस लौट जाएगी। तो यहाँ जो कटान बिंदु मिला, यहीं पे बनेगा हमारा एक प्रतिबिंब। इसका नाम हम दे सकते हैं, ये तीर की तरफ दिए हम बी, तो तीर की तरफ ही हमें देना है बी। तो बी नहीं, यहाँ हम बी डैश दे सकते हैं और यहाँ ए डैश दे सकते हैं। आप लोग इंचेस बनाइएगा, अच्छा से बनाइएगा। इसके तुलना में ये प्रतिबिंब जो बनेगा वो छोटा बनेगा, आप लोग देख सकते हैं, वहां पे देख लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग। तो वैसे आप लोगों को ही बताए थे इससे पहले पिछले वीडियो में कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब, अनंत बोले तो फोकस, वक्रता केंद्र बोले तो वही, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच इसका प्रतिबिंब बन जाता है। फिर इस दर्पण का नाम अगर हमें देना है तो नाम हम लोग दे सकते हैं एम डैश। उसके बाद हम लोग जो है ध्रुव से यहाँ से ऊपर ये जो आई हुई है, इन दोनों बीच मतलब समांतर लाइन, इनके बीच की दूरी देखने के लिए यहाँ पे हम लोग कुछ इस प्रकार से लंब डाल देंगे। इस प्रकार से नाम दे रहे हैं तो इसका नाम हम दे सकते हैं एन,
और इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं हम लोग, क्यू ही दे देते हैं, इसका नाम क्यू हो गया। आप लोग देख सकते हैं ये जो क्यू है वो बिंदु पी के काफी निकट है, काफी निकट है। इस कारण से हम लोग जो है क्यू और पी को एक बिंदु मान के चलेंगे। आगे देखते चलिएगा आप लोग हमारे साथ। तो अब देखिए कोई भी फॉर्मूला हम प्रूव करते हैं तो उसके लिए हमें भाषा लिखना बेहद ही नेसेसरी होता है। तो भाषा समझिए पहले, इसका भाषा कैसे बनेगा। तो देखिए हम सब लिखेंगे सबसे पहले, माना कि एम डैश इसका नाम दे सकते हैं एम डैश। माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है। ये जो एम डैश का है एक अवतल दर्पण है। इसमें वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है और वस्तु की तुलना में छोटा बनता है। उसके बाद एक किरण जो है प्रधान अक्ष से समांतर गई है और वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से निकल गई है, और दूसरा किरण वक्रता केंद्र से होकर गई है जो इसी पथ पर वापस रिटर्न हो गई है। तो आइए हम थोड़ा सा लिख लेते हैं इसे। तो लिखेंगे यहाँ पे, माना कि एम डैश का एक अवतल दर्पण है। एम डैश का एक अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु का नाम है ए बी। इसमें वस्तु ए बी को देख सकते हैं आप लोग। वस्तु ए बी को कहाँ रखा गया, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा गया है। हम लिख सकते हैं वस्तु ए बी को वक्रता केंद्र यानी सी और अनंत के बीच रखा गया है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब आप लोग देख सकते हैं। प्रतिबिंब का नाम भी लिख सकते हैं हम लोग, ए डैश बी डैश। इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कहां बना है, जिसका प्रतिबिंब बना है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। लिख सकते हैं जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच इसका प्रतिबिंब बना है। और अगर लिखना चाहे तो और भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वास्तविक, सामने बनाए तो वास्तविक, उल्टा और छोटा, इसे लिख लेते हैं हम लोग। इनके बीच वास्तविक, उल्टा एवं छोटा बना है। इतना कुछ हमें लिख लेना है। अब जो इसमें हमें प्रूव करना है वो प्रूव करना है हमें 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f लिखना है। तो हम इसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक रचना हुआ है, यानी कंस्ट्रक्शन हम एक लिख सकते हैं यहाँ पे। ये जो NQ है ये लंब डाला गया है, इस प्रधान अक्ष पे, या फिर इसको लिख सकते हैं ऐसे, प्रधान अक्ष हमारा CP है तो CP जो है CP पर लंब है NQ, यानी NQ लंब है CP पर। तो हम इसको लिख सकते हैं NQ लंब CP। इतना कुछ हमें लिख लेना है। फिर हम लोग अब चलेंगे प्रमाण की तरफ। आप लोग देखिए इस बात को आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि सारा कुछ यहीं से मिलता है हमें। हम सबसे पहले वस्तु को पकड़ते हैं, यानी हमें दो त्रिभुज लेना है, दो त्रिभुज अभी पकड़ना है। त्रिभुज क्यों पकड़ना है हमें बताएंगे आपको, देखते चलिए आप लोग। हम एक वस्तु को पकड़ के एक त्रिभुज बनाएंगे और वस्तु को हम प्रतिबिंब जहां रखा बना है मेरा, उस प्रतिबिंब की तरफ वस्तु को हम आगे की ओर देखेंगे। इसके कारण जो है उस प्रतिबिंब तक जाने के कारण जो है मतलब वहां एक त्रिभुज बना है। फिर प्रतिबिंब से इधर वस्तु की तरफ हम देखेंगे कि त्रिभुज बना है वास्तव में। एक देखिए यहाँ पे लोग बोल सकते हैं, एक यहाँ पे बना है ये और एक ये, मतलब वस्तु के कारण ये बना है ABC, और दूसरा यहाँ से प्रतिबिंब के कारण बना है A'B'C। मतलब वस्तु को भी प्रतिबिंब की तरफ ले जाना है और प्रतिबिंब को भी वस्तु की तरफ ले जाना है। इस तरह से अगर हम लोग सोचे
तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए, तो इन दोनों का हमें नाम लिख लेना है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, तथा दूसरा त्रिभुज था हमारा ए डैश बी डैश सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। इन दोनों में अगर हम लोग चले, इन दोनों को हमें समरूप करना है, तो आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे सर्वांगसम, समरूप नहीं है वहां पे, सर्वांगसम है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनका संगत भाग बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे समरूप करना है। तो अगर इन दोनों को हम समरूप कर भी देते हैं तो हमें पता है कि समरूप त्रिभुज के संगत भाग का अनुपात सिर्फ बराबर होता है, ना कि संगत भाग बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए इन दोनों में, तो समरूप का भी कई शर्त होता है, जो कि क्लास 10th में जो है मैथ त्रिभुज चैप्टर, उसमें विस्तार पूर्वक आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करें, हम अच्छी तरह से यहाँ समझा देंगे आप लोगों को। तो समरूप का भी कई प्रमेय समरूपता प्रमेय होता है, ऐसा कि सर्वांगसम में आप लोग पढ़े होंगे एस एस सर्वांगसमता, ए एस ए सर्वांगसमता, इसी तरह से इसका भी कुछ समरूपता नियम है, जैसे ए समरूपता है, इस प्रकार से आप लोग देखें इसे ध्यान से। अगर देखा जाए इस त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा। अब क्वेश्चन ये है कि 90 डिग्री का ही कोण क्यों बनेगा, क्योंकि हम वहां पे एक वस्तु को रखे हैं और कोई भी वस्तु टेढ़ा खड़ा नहीं रख सकता है। हम भी खड़े हैं तो सीधा खड़ा हो सकते हैं, मतलब कोई वस्तु जो रखते हैं वो हमेशा लंबवत ही खड़ा रहता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना हुआ है, और साथ साथ में जहाँ प्रतिबिंब बना है वो भी मतलब वो उल्टा भले है लेकिन वो लंबवत खड़ा है, तो हम यहाँ भी बोल सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना हुआ है। यहाँ भी 90 कोण बनेगा और इधर भी 90, और वास्तव में यहाँ पे तो लंब है ही है पहले से, तो वहां पे 90 बन ही रहा है। तो ये दोनों कोण हमारा पहले मिल गया बराबर, हम इसे लिख लेंगे। इस कोण को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बी ए सी, इस कोण को लिख सकते हैं बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर, और इस कोण को लिख सकते हैं हम लोग बी डैश ए डैश सी, एंगल बी डैश ए डैश सी, और बराबर में हो जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद देखिए ध्यान से अगर देखा जाए तो ये दोनों कोण ये दोनों कोण सम्मुख कोण से यानी शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे। तो इनका भी नाम लिख लेते हैं। पहले हम लोग चले हैं एबीसी में, इसलिए पहले एबीसी को ही लेना है। तो इस कोण का नाम हो जाएगा ए सी बी। हाँ दोस्तों, इस कोण का नाम हो जाएगा ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर, और इधर से अगर देखा जाए इस कोण का नाम, तो इस कोण का नाम हो जाएगा ए डैश सी बी डैश या बी डैश सी ए डैश। तो लिख लेते हैं इसे भी हम लोग बी डैश सी ए डैश, और ये हुआ है शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। देखते हैं आगे। तो देखिए अभी ये दोनों कोण बराबर हो गया है। अब ये कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी बराबर नहीं मिल रहा है ना, वस्तु ये दोनों बराबर है, मतलब ये वस्तु ए भी जो है ए बी ए डैश बी डैश के बराबर तो है नहीं, छोटा है, तो ये दोनों हम बस इतना ही लेके चल सकते हैं। तो दो कोण इसमें दो कोण इसमें बराबर हुआ है, तो ये त्रिभुज समरूप हो गया है ए समरूपता से। हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, तथा दूसरा त्रिभुज हो जाएगा हमारा ए बी सी। हम ए से ऊपर चले फिर बी से सी इधर आए, तो हमें इधर से भी ऐसे ही कुछ चलना है। तो दूसरा हो जाएगा हमारा ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। तो था नहीं लगाना है, यहाँ पे दोनों समरूप हुआ है तो हम समरूप का साइन लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सर्वांग समता का साइन इस प्रकार से होता है और समरूप का साइन इस प्रकार से होता है। तो ये दोनों समरूप हो गया है तो हम लिख दे यहाँ पे। तो समरूप जो हुआ है तो ये किस प्रमेय से हुआ है, तो ये हुआ है ए समरूपता से, ए समरूपता से। अब देखिए समरूप त्रिभुज का जो संगत भाग होता है बराबर नहीं, उनका अनुपात बराबर होता है। जैसे कि हम लोग अगर देखें तो ए बी का जो संगत भाग होगा वो हो जाएगा ए डैश बी डैश, यानी कि ए बी बटे हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर। दूसरा यहाँ पे संगत भाग है हमारा बी सी, तो इधर हो जाएगा बी डैश सी। आइए देखिए बी सी है कहाँ पे, तो बी सी हमारा ये हुआ बी सी, और दूसरा है बी डैश सी। तो हमें ये बताइए कि बी सी का दूरी कभी भी मापा जाएगा क्या, बी सी का दूरी कभी भी मापा जाता है, तो नहीं मापा जाएगा। तो इसलिए हमें बी सी और बी डैश सी के अनुपात को नहीं लेके चलना है। तीसरा देखिए, तीसरा है हमारा ए सी और इधर से ए डैश सी, तो ये दोनों बराबर। देखते हैं यहाँ है कहाँ पे ए सी, हाँ ये दूरी मापा जाएगा,
भले सी से यहाँ तक नहीं मापा जाएगा, लेकिन संपूर्ण दूरी में से अगर इतना को काट देंगे तो ये अपने आप बच जाएगा। इसका मतलब इसे हमें लिखना है, मतलब ए सी और इसमें हो जाएगा हमारा ए डैश सी। तो ये हो गया। यहाँ पे भाषा लिखना है तो लिख लेंगे हम लोग, समरूप त्रिभुज के संगत भाग का अनुपात बराबर होता है। इतना कुछ लिख देना है और इसे हमें मान लेना है इक्वेशन फर्स्ट। अब उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं उधर से थोड़ा सा फिर से इसी के अनुरूप चलें तो ये एन क्यू आ जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा ए बी उतना ही बड़ा एन क्यू है। तो एन क्यू को भी लाना है अब प्रतिबिंब की तरफ और प्रतिबिंब को लाना है एन क्यू की तरफ। तो देखिए इन दोनों में भी फिर से एक त्रिभुज बन रहा है ये और दूसरा ये। तो पहले इसे हम पकड़ लेते हैं एन क्यू एफ, त्रिभुज एन क्यू एफ, तथा दूसरा त्रिभुज हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब के कारण ए डैश बी डैश एफ। इसे भी पकड़ लेंगे, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। इन दोनों में अगर चले, इन्हें भी हमें समरूप करना है। तो देखिए ये जो कोण है, ये कोण इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का है और इसमें भी ये कोण 90 डिग्री का है। तो दोनों कोण बराबर हुआ, इन्हें भी पकड़ लेना है। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा एन क्यू एफ, एंगल एन क्यू एफ बराबर, और इधर से हो जाएगा हमारा बी डैश ए डैश एफ, एंगल बी डैश ए डैश एफ बराबर में 90 डिग्री। उसके बाद देखिए ध्यान से, ये दोनों कोण जो है सम्मुख कोण से फिर से बराबर हो रहा है। तो इस कोण का नाम अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख देंगे क्यू एफ एन या एन एफ क्यू, एंगल एन एफ क्यू बराबर, इस कोण का नाम हो जाएगा इधर से बी डैश एफ ए डैश, एंगल बी डैश एफ ए डैश। और ये हुआ हमारा शीर्षाभिमुख कोण से, नहीं सम्मुख कोण से भी बोल सकते हैं कि ये दोनों हमारा बराबर हुआ। अब उसमें कुछ भी बराबर नहीं मिलने वाला है तो हम बोल सकते हैं ए समरूपता से ये त्रिभुज भी हमारा समरूप है। त्रिभुज एन क्यू एफ के सामने समरूप हुआ, एन क्यू एफ समरूप। इसका हो जाएगा दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, तो एन से क्यू आए, ऊपर से नीचे आए, लेकिन आप लोग देख सकते हैं एन वाला पार्ट जो है, जैसे कि यहाँ पे बी वाला पार्ट था, ये नीचे गया है, मतलब ये हम ऊपर से ले रहे हैं तो यहाँ पे भी ऊपर से लेना पड़ेगा, मतलब लग रहा है नीचे लेकिन ऊपर से लेना पड़ेगा यहाँ से, यानी कि बी डैश ए डैश एफ हो जाएगा हमारा। त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ, ये जो है ए समरूपता से हुआ है। अब देखिए समरूप त्रिभुज का फिर से संगत भाग का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो ये जो एन क्यू है, एन क्यू का हो जाएगा हमारा बी डैश ए डैश, और ये क्यू एफ है, क्यू एफ का हो जाएगा ए डैश एफ। ये जो क्यू एफ है इसका हो जाएगा ए डैश एफ, इसे भी हम लोग लिख लेंगे क्यू एफ और बट्टे में हो जाएगा हमारा ए डैश एफ। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेना है, बात वही होगा, फिर से लिख देना है भाषा, समरूप त्रिभुज के संगत भाग का अनुपात बराबर होता है। चलिए देखते हैं हम अब आगे। अब देखिए जैसा कि समीकरण 2 आप लोग देख चुके हैं कि हम निकाल चुके हैं एन क्यू बट्टे में ए डैश बी डैश और क्यू एफ बट्टे में ए डैश एफ। अब देखिए आप लोग ध्यान से, ये जो एन क्यू है ये ए बी के बराबर में है, मतलब समांतर लाइन के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा बराबर ही होता है। तो हम लिख लेंगे यहां एन क्यू जो है, एन क्यू ये ए बी के बराबर है, एन क्यू जो है वो ए बी के बराबर है। उसके बाद पहले इसे लिख लेते हैं, समीकरण 2 से चलते हैं और उसका मान वहां रख देते हैं। तो समीकरण 2 हमारा आया हुआ था एन क्यू बटे बी डैश ए डैश बराबर क्यू एफ बटे ए डैश एफ, कुछ इस प्रकार से समीकरण 2 आया हुआ था हमारा। तो आप लोग देख सकते हैं एन क्यू के बराबर में ए बी है, मतलब एन क्यू की जगह पे हम ए बी रख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ए बी, तो ए बी बटे में हो जाएगा बी डैश ए डैश बराबर, इधर हो जाएगा क्यू एफ बटे में ए डैश एफ। तो इसे हम लोग मानना है तो मान सकते हैं, समीकरण नंबर 3 मानना है तो मान सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ये जो Q है, बिंदु Q, ये P के काफी निकट है, बिंदु Q जो है वो P के काफी निकट है, जिसके कारण हम बिंदु Q और बिंदु P को एक बिंदु मान सकते हैं, यानी Q P के काफी निकट है, जिस कारण से हम बिंदु Q और बिंदु P को एक बिंदु हम मान के चल सकते हैं। यहाँ पे एक भाषा लिख लेंगे, वैसे तो यहाँ भी लिख सकते थे हम लोग कि बिंदु Q जो है बिंदु P के काफी निकट है, इस कारण से जो QF लिखे थे QF ये
पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ फिर से, बिंदु Q बिंदु P के काफी निकट है, इसलिए QF बराबर PF मान सकते हैं हम लोग। इसे ध्यान दीजिएगा, QF बराबर हम PF मान सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से समीकरण फिर 3 में चलेंगे, समीकरण 3 में चलेंगे और यहां से लिख लेंगे AB बटे B डैश A डैश बराबर, और QF के बदले में हम लोग लिख सकते हैं PF, तो हो जाएगा यहाँ पे PF बटे में A डैश F। आप लोग इसे पहले ही कर लेंगे, इन बातों को पहले ही यहाँ लिख देना है और वहीं कर देना है ये प्रोसेस, यानी कि NQ के बदले में हम AB रखे यहीं रख देना है, और साथ साथ में यही बातें वहां लिख करके QF के बदले में जो PF यहाँ बैठाए हैं आप लोगों को यहाँ नहीं बैठाना है, इससे पहले ही लिख देना है यहाँ पे QF के बदले में जो PF लिखे हैं यहाँ पे लिख देना है। इतना स्टेप नहीं करना है, हम लिख चुके थे इसलिए हम छोड़ दिए, इसे ही आप लोगों को शॉर्ट कर लेना है। फिर उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा, ये जो एक नया समीकरण आया हुआ है समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 जो था वो था हमारा शायद AB बटे A डैश B डैश, और बराबर में था AC बटे A डैश C, मतलब समीकरण 2 ऐसा इस प्रकार से कुछ था। और समीकरण 4 को देखिए आप लोग, समीकरण 4 यहाँ पे और समीकरण 2 को देखिए, इन दोनों समीकरण को अगर देखें तो दोनों का जो LHS है ये दोनों के दोनों बराबर है, तो इनका RHS भी स्वतः बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं समीकरण 2 और 4 से, तो दोनों का LHS देख सकते हैं आप लोग बराबर है, यानी कि RHS भी बराबर हो जाएगा, तब PF बराबर PF बटे A डैश F, सॉरी ये समीकरण 2 नहीं 1 था, इसे हम 2 लिख दिए थे, समीकरण 1 में ऐसा आया हुआ था, तो समीकरण 1 और 4 से भी चलना है, तब 2 नहीं 1 और 4 चलना है, दोनों का RHS बराबर है, तो हम RHS को कर ले बराबर, तो हो जाएगा PF बटे A डैश F बराबर, दूसरा हो जाएगा उधर से AC बटे A डैश C। अब जो भी काम है हमें इसी का काम है, इसी को लेके चलते हैं हम लोग आगे। तो देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग कि हमें ये आया, अब जो काम भी है हमें इसी का काम है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, सारा काम यहीं से है, यहीं से था ये थ्योरम जो है प्रूव हो जाएगा। तो देखिए ये PF है, क्या हम PF की दूरी माप सकते हैं, क्या हम PF की दूरी माप सकते हैं, P से F तो माप सकते हैं, ध्रुव से हम फोकस तक की दूरी माप सकते हैं। तो यहाँ पे हम इससे पहले नहीं लिखे थे, अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे PF, सॉरी ये नहीं F होगा, PF यानी कि P से F तक की दूरी फोकस दूरी हो जाएगा, यानी स्मॉल f हो जाएगा। उसके बाद एक और है यहाँ पे A डैश F है, A डैश F, ये उसको छोड़िए। उसके बाद ये देख लेते हैं हम लोग P से लेकर के A डैश तक की दूरी, तो P A डैश जो होगा यानी प्रतिबिंब तक की दूरी, प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा। फिर उसके बाद PC जो होगा वो वक्रता त्रिज्या होगा, और वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है 2F, तो हम ये भी लिख सकते हैं इसके बदले में, और वास्तव में ये लिखेंगे, R का काम नहीं है इस सूत्र में। और उसके बाद P से A तक जाए तो हम लोग P से A तक हो जाएगा वस्तु दूरी U। तो थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखते हुए हम इसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग तो PF की दूरी नहीं मापा जा सकता है क्या, तो मापा जा सकता है, तो इसे हम लोग लिख लेंगे एक बार इसी प्रकार से, PF बट A डैश F है, A डैश F, A डैश से F तक की दूरी नहीं मापा जा सकता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण में से P A डैश में से PF को काट लेंगे, क्योंकि P A डैश का दूरी मापा जा सकता है और PF तक की दूरी भी मापा जा सकता है, तो संपूर्ण में से इतना काट लेंगे, स्वतः बच जाएगा। तो लिख सकते हैं P A डैश माइनस PF, P A डैश माइनस PF बराबर, अब है AC, A से C तक की दूरी बिल्कुल नहीं मापा जाएगा, इसलिए हम लोग लिख लेंगे इसे भी संपूर्ण में से, यानी कि PA में से PC को माइनस कर लेंगे, PA माइनस PC, और बटे में आ जाएंगे फिर से A डैश C। अब देखिए A डैश C का भी दूरी नहीं मापा सकता है, इसलिए हम संपूर्ण में से मतलब PC में से PA डैश को काट लेंगे, यानी PC माइनस PA डैश, PC माइनस PA डैश। अब जो भी काम है यहीं से है, अब इसका मान बैठा दीजिए आप लोग, ये बन जाएगा। तो PF देखिए, PF तक की दूरी यानी कि फोकस दूरी हो जाएगा, स्मॉल f हो जाएगा, तो इसे लिख लेना है स्मॉल f। लेकिन आप लोगों को पता है कि अवतल दर्पण में सब कुछ माइनस में होता है, लेकिन एक शर्त है प्रतिबिंब दूरी के लिए,
कभी कभी प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होता है, कभी कभी ऋणात्मक होता है, और एक स्थिति के लिए होता है, वस्तु पर निर्भर करता है वो। वस्तु अगर फोकस दूरी से बड़ा होता है, वस्तु दूरी फोकस दूरी से बड़ा होता है, उस समय में उसका प्रयोग होता है मतलब धनात्मक, और छोटा होता है तो ऋणात्मक। बताएंगे उसका अगले लेक्चर में थोड़ा सा। अभी यहाँ देखिए आप लोग, तो फोकस दूरी इसका ऋणात्मक होता है, इसलिए ये माइनस में एफ हो जाएगा बटे पी ए डैश यानी कि प्रतिबिंब दूरी भी है, ये भी ऋणात्मक होता है, इसे भी लिख लेना है हमें माइनस का भी। फिर ये फॉर्मूला का माइनस है, मतलब सवाल का माइनस है, इसे लगा देना है। फिर पी एफ है, पी से एफ ये फोकस दूरी फिर से आ गया, तो वो भी माइनस में होगा, तो इसे कॉस्ट में लिख देना है फिर से माइनस एफ बराबर पी ए है। फिर से देखिए पी ए की दूरी वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी जो है इसे हम लोग लिखना है यू, ये माइनस में हो जाएगा फिर से। फिर उसके बाद माइनस से आगे फिर से माइनस लगा देते हैं हम लोग, और पीसी की देखते हैं। पीसी का दूरी यानी पीसी बराबर, हम मतलब पीसी की दूरी आर यानी वक्रता त्रिज्या ही होगा, लेकिन इसे नहीं लेके चलना है क्योंकि काम नहीं है फॉर्मूला में इसका, काम इसका है फोकस दूरी का, तो इसलिए लिख लेते हैं इसके बदले में 2f, माइनस में हो जाएगा 2f बटे फिर पीसी है, पीसी है जो पीसी फिर से वही हो जाएगा यानी कि माइनस का 2f, और आगे माइनस से फिर से लगा देना है। फिर पी ए डैश है, तो पी ए डैश का हो जाएगा भी यानी कि माइनस का भी। अब देखिए यहाँ से इसको एक स्टेप हम बना लेते हैं, माइनस एफ बटे माइनस भी, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और यहाँ हो जाएगा एफ बराबर माइनस यू, और माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और यहाँ हो जाएगा 2f बटे माइनस 2f है, इसे भी लिख लेना है माइनस में 2f, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा भी। तो फिर यहाँ से अगर देखें आगे, यहाँ से आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है हमें, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसे कर लेते हैं। तो माइनस एफ से अगर इनमें गुना करें तो दोनों पद में गुना हो जाएगा, मतलब कुछ इस प्रकार से होगा। इसे अगले ही स्टेप में देखते हैं हम लोग। देखिए ये बचा हुआ है, तो माइनस एफ से दोनों में गुना कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से होगा माइनस एफ इंटू माइनस 2f प्लस में भी बराबर, फिर इधर से इधर गुना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इससे भी लिख लेंगे हम लोग माइनस भी प्लस एफ, ये दोनों पद से दोनों पद में गुना हो जाएगा, तो माइनस यू प्लस में 2f। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये गुना सबको बनता होगा, इस प्रकार का गुना आप लोग करें, इसे देखें, इसे अपना से करने का प्रयास करें पहले, फिर तो हम है ही। तो फिर माइनस एफ से अगर इसमें गुना करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एफ से 2f में गुना होगा तो ये हो जाएगा हमारा 2f स्क्वायर, फिर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और f को v से गुना करें तो हो जाएगा ये fv बराबर। अब देखिए इधर माइनस b से इन दोनों में पद में गुना होगा, तो माइनस b से माइनस u में गुना करें तो माइनस माइनस प्लस, और v से u में गुना होगा तो vu हो जाएगा। फिर माइनस b माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और v से 2f में गुना करें तो ये हो जाएगा 2fv। फिर प्लस माइनस माइनस f से u में गुना होगा, ये हो जाएगा fu। फिर प्लस प्लस प्लस, और f में 2f से गुना होगा तो ये हो जाएगा हमारा 2f स्क्वायर। अब देख सकते हैं ये 2f स्क्वायर इधर प्लस में है, इधर ही प्लस में है, मतलब एक बराबर के एक दूसरे के विपरीत में है, मतलब ये दोनों के दोनों कट जाएगा। अब जो बचा हुआ ऐसे हम लोग लिख लेना है, नहीं तो इसे हम एक तरफ सबको कर लेंगे तो भी अच्छा ही रहेगा, फिर बाद में हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो एक काम करते हैं, इन तमाम चीज को हम, इन तमाम लिखे हुए शब्दों को हम इधर ले आते हैं, तो एक बार हो जाएगा ये माइनस में एफ भी ऐसे लिख लेना है, फिर इधर माइनस में 2f भी यू है प्लस में, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में भी यू, फिर ये माइनस में इधर आए तो प्लस में हो जाएगा 2f भी, फिर ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में एफ यू हो जाएगा, बस इतना ही, बराबर में कुछ नहीं है तो 0। अब देखिए यहाँ पे ये जो एफ वी है यहाँ पे 2 गो है प्लस में, और यहाँ जो एफ वी है वो 1 है माइनस में, तो हम 2 में से 1 माइनस कर लेंगे, ये बचेगा हमारा 1 एफ वी। अब यहाँ से बचा हुआ है मेरा माइनस भी यू, और 1 बचा हुआ है प्लस में एफ यू, और बराबर में हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ से एक स्टेप करना होता है हमें, दोनों तरफ u भी f से भागा, यानी कि लिख लेंगे यहाँ पे दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, दोनों तरफ u भी f से हम भाग दे देंगे। देखिए क्या होता है, तो f भी है तो यहाँ भी u भी f से भाग दे देंगे, फिर माइनस u भी u है, इसमें भी u भी f से भाग दे देंगे, प्लस में एफ यू है, इसमें भी u भी f से भाग दे देंगे, बराबर में 0 है, इसमें भी u भी f से भाग दे देंगे। तो अब देखिए भाग देने से क्या होता है कि एफ भी से ये एफ भी कट जाएगा,
फिर यहाँ से VU से VU कट जाएगा, FU से F और U कट जाएगा, यहाँ से ये तो 0 होगा ही। अब देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचा और बट्टे में U बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, हम लोग माइनस लगा लेंगे यहाँ पे, और ऊपर में कुछ नहीं तो 1 और बट्टे में बचा हुआ है हमारा F, और इधर प्लस है और ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचा हुआ है और नीचे आए तुम लोग V बचा हुआ है, बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब देखिए हम फिर से देखेंगे इस फॉर्मूला को कि इसमें क्या मांग रहा था। इसमें मांग रहा था 1/v + 1/u बराबर 1/f, मतलब v और u को एक तरफ रखना है और f वाला पार्ट को दूसरी तरफ भगा देना है। तो यहाँ से u और v को हम एक तरफ रख लेंगे, तो इसे लिख लेना है हमें 1/u और इसे भी लिख लेना है 1/v बराबर, ये माइनस में है 1/f, अगर इसको बराबर के दूसरी तरफ लाएंगे ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1/f हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा दर्पण सूत्र प्रूव हुआ, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग, इसी को लिख सकते हैं 1/v + 1/u बराबर 1/f। यही है दर्पण सूत्र, यानी कि अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र प्रूव हुआ। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये तमाम बातें समझ में आ गई होगी, ये थ्योरम समझ में आ गई होगी, नोट भी कर लिए होंगे। बच्चों आज क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।